उड़ीसा के ट्रेन दुर्घटना में घायल यात्री कहीं पागल न हो जाएं। मानसिक अक्षमता के शिकार होने के बाद उनका पूरा जीवन बर्बाद न हो जाए। कुछ ऐसी ही स्थितियां देखी जा रही हैं जिस पर सरकार यदि समय से ध्यान नहीं देती है तो सैकड़ों की संख्या में घायल मरीज दिव्यांगता का शिकार होकर सड़कों पर विक्षिप्त होकर के घूमेंगे। मृतकों की संख्या पुष्ट रूप से अभी तक सभी के सामने नहीं आ पाई है। लोग दुर्घटना में मृत परिवारों को खोजते हुए अभी भी भटकते हुए देखे जा रहे हैं। विपक्षी राजनीतिक दल मृतकों की संख्या पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं और सरकार बता रही है, समय समय पर बयान दे रही है, लेकिन बचाव की मुद्रा में भी देखी जा रही है। बड़ी दुर्घटना है, सब दहल गए देखने वाले। बहुत से लोग टीवी बंद कर दिए, देख नहीं पाए। और जिन लोगों ने ट्रेन में आरक्षण कराया था उनकी संख्या को तो छुपाया नहीं जा सकता। थर्ड एसी में कौन थे, फर्स्ट एसी में कौन थे, स्लीपर में कौन थे, किंतु बहुत से लोग जो जनरल टिकट लेकर के अथवा बिना टिकट के यात्रा कर रहे होंगे उनकी संख्या में घालमेल होना स्वाभाविक है। घालमेल पहले भी होता रहा है। बहुत से लोगों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया कि इनके पास टिकट नहीं था। बहुत से लोग ऐसे घायल हुए जो जिनकी मृत्यु हो गई, वो अभी कोर्ट से लड़ कर के मुआवजा प्राप्त किए, क्योंकि उनके परिवार ने कहा कि साहब घायल हुए तो पता नहीं किस स्थिति में कैसे इनकी मृत्यु हुई, कहाँ इलाज हुआ साहब, हमको तो पता लगा नहीं। और टिकट इनके पॉकेट में रहा होगा। अब टिकट हो सकता है ये लोग ले लिए होंगे। कुछ चोर भी मोबाइल वगैरह घायल होने पर ऐसे झटक लेते हैं, हो सकता है ऐसा ही। तो कोर्ट ने आदेश करके उनको भी मुआवजा दिलवाया। यदि कटक के एसीबी अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग जिनकी संख्या 100 से अधिक है, यदि उन मरीजों की बात किया जाए तो 3 दर्जन से अधिक मरीज तनावग्रस्त, भयभीत एवं हादसे को सोच करके लगातार बेड पर चिल्ला रहे हैं। बचाओ 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 कहकर, और विविध प्रकार से उनका चिल्लाना देख करके चिकित्सक भी हिल जा रहे हैं। शायद उस सदमे से वे उबर नहीं पा रहे हैं और उन्हें उस घटना को लगातार उनके मानस पटल पर वो घटना आ रही है। उन्हें चिकित्सीय इलाज से यह उबारने की स्थिति चिकित्सकों की नहीं है। वह इस मानसिक अवसाद से उन्हें दूर नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य विभाग के काउंसलिंग की ज़रूरत है। दोस्तों, यह एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में रेखी की बात किया और कुछ मरीज किस प्रकार से डरते हैं, भयभीत होते हैं और पूर्व की घटना को देख करके उनके मानस पटल पर वह दुर्घटना लगातार आती रहती है। इसलिए यदि उनके दिमाग से दुर्घटना कि उस भयंकर त्रासदी को कम नहीं किया गया तो वे जीवन भर मानसिक अस्वस्थता के शिकार ही रहेंगे। ऐसी प्रत्येक दुर्घटनाओं में सरकार जहां घायलों का इलाज कराती है और मुआवजा देती है, वहीं मृतक परिवारों को भी मुआवजा देकर उन्हें शांत कराने का काम विभिन्न प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। मुआवजा देने की प्रथा को लोग मानवीयता से जोड़कर भले ही देखते हैं, मानवता है भी, लेकिन उससे अधिक यह कानूनी पक्ष जो है उसे जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो देश के हर व्यक्ति को संपूर्ण सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। आखिर सरकार मुआवजा देती क्यों है? देती इसलिए है कि यह संवैधानिक पहलू है। यदि किसी प्रकार की कोई आतंकी घटना होती है, रेल और बस दुर्घटनाएं होती हैं, तो सरकार की नाकामियों को यह दर्शाता है और सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से इसे स्वीकार करते हुए पीड़ितों को मुआवजा देती है। इस बीच जो उड़ीसा की ट्रेन दुर्घटना है
उसमें अपनी मां को मृत बताते हुए, अपनी मां को खो देने की बात करते हुए मुआवजा लेने पहुंचा बिहार का एक युवक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलने का काफ़ी प्रयास करता है। सुरक्षाकर्मी उसे नहीं जाने देते हैं। वह जिद करता है और कोरोमंडल एक्सप्रेस में कहता है कि हमारी माँ भी सफ़र कर रही थी, दुर्घटना के समय मैं दरवाजे पर खड़ा था और मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद मैं दूर जा गिरा था। हमें चोट लगी लेकिन जान बच गई। मैं अपनी माँ को आज तक खोजता रहा लेकिन वह नहीं मिली। माँ को तलाशा जाए और हमारे जीवन का आधार खत्म हो गया है हुजूर, इसलिए हमें नौकरी दिया जाए। अब मामला चूँकि उसके चिल्लाने का था, वह लगातार रेल मंत्री से मिलने का प्रयास कर रहा था, रेल अधिकारियों के पीछे दौड़ रहा था। रेल अधिकारियों ने टीम बनाकर इसकी जांच किया और उनकी यदि बात मानी जाए तो छानबीन में यह शिकायत संदेह के दायरे में पाई गई। जब युवक से क्रॉस क्वेश्चन किए गए और कड़ाई की गई तो उसने कहा हमें नौकरी नहीं मिल रही है, मैंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई किया, मैं अवसादग्रस्त हो गया हूँ नौकरी न मिलने के कारण, इसलिए हमने यह उपाय खोजा कि अपनी माँ को ही मृतक बताकर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें नौकरी मिल जाएगी। प्रस्तुत प्रकरण में इस बात की ज़रूरत है कि घायल यात्रियों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, साथ ही मनोचिकित्सकों की सेवा जैसे भी हो, देश विदेश से भी मंगाना पड़े तो कोने कोने से मंगाया जा सकता है और उनको बचाया जाए, सदमे से उन्हें उबारा जाए। जिस प्रकार की चूक उड़ीसा के इस रेल दुर्घटना में हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी चिंता हमें करना है। दो लाइनें हमें याद आ रही हैं घायलों के सवाल पर। मैं मुर्दों की करूं मनौती, मुर्दों की मैं करूं मनौती, या घायल को दवा पिलाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं। मुर्दों की मैं करूं मनौती, या घायल को दवा पिलाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं। कहने का भाव स्पष्ट है कि जो मर गए हैं हम उनके दाह संस्कार में समय बिताएं, उनके त्रयोदशा में बिताएं, उनके अन्य श्राद्ध कर्म में हम समय बिताएं, या फिर घायल को दवा पिला करके उनकी जान बचाएं। दोनों में से क्या करना चाहिए। और फिर कह रहा है कि दुल्हन की मैं मांग सजाऊं या विधवा की लाज बचाऊं। शादी हमारी होनी है और उसी समय किसी विधवा की आबरू पर डाका डाला जा रहा है। तो अब तो सजा हुआ है, बारात लगी हुई है, आज मेरे यार की शादी है, यह सब बज रहा है, ताशे बज रहे हैं और फिर मंच पर दूल्हा और दुल्हन हैं, दोस्त लोग वहाँ खड़े हैं और काफ़ी खर्च हुआ है। तो दुल्हन की मैं मांग सजाऊं। अब वो समय आ गया है कि दुल्हन की मांग भरी जाए और फिर लोग खुशियाँ मनाएं, हू करें। तो दुल्हन की मैं मांग सजाऊं या विधवा की लाज बचाऊं, बोलो पहले किसी सजाऊं, बोलो पहले किसे सजाऊं। उत्तर आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा।